नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मनोहर स्वागत करता हूं डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में, जो यूपीएससी बीपीएससी के साथ साथ ऑल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फैक्ट्स हिंदी में उपलब्ध कराता है। तो चलिए साथियों, आज है 12 जनवरी 2026, राष्ट्रीय युवा दिवस। आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जब तक राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, और आगे हम डिटेल में ये भी चर्चा करेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, और उनसे जुड़े हुए अन्य तथ्य जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उस सभी बातों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन स्वामी जी द्वारा कहे गए कुछ पंक्तियाँ आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप भगवान पे भी विश्वास नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि दो साथी एक साथ तालाब में डूब रहे थे। एक ने भगवान ये मानकर चला कि मुझे अगर बचना होगा तो हम बच ही जाएंगे ना, वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और दूसरा ने कहा कि हम अपनी हाथ और पाँव पैर दोनों चलाएंगे, अगर बचना होगा तो बच जाएंगे। तो जिसने हाथ और पैर चलाया, स्वाभाविक है कि वो धीरे धीरे किनारे होते गया और बच गया। और जिसने केवल भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि मुझे बचना होगा तो बच जाएंगे, वह उस तालाब में डूब गया। तो इससे यह सीख मिलता है कि आप अपने आप पे विश्वास करें, उसके बाद भगवान पर विश्वास करें। अगला एक लाइन है जो मुझे एक दो लाइन अच्छा लगा, जिसे मैं जोड़ने की प्रयास किया हूँ। अपने जीवन में जोखिम उठाए, अगर आप जीत जाएंगे तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, और अगर आप हार गए तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस दोनों पंक्ति के साथ ही मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। आज है राष्ट्रीय युवा दिवस, और स्वामी जी कहते हैं कि विनम्र बनो, विनम्र, साहसी बनो और शक्तिशाली बनो। विनम्र से मतलब क्या है कि आप में अकड़ता नहीं हो, है ना। साहसी हो मतलब निडर हो, साहस आपके अंदर होनी चाहिए, और शक्तिशाली बनो। तो चलिए, अगर जब दिवस की बात आ ही गया है, तो जब दिवस की बात आता है, हम दिवस को रिवीजन करते हैं। तो उसी के सेशन में आज हम दिवस के भी रिवीजन करने वाले हैं। चलिए, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, 6 जनवरी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी हिंदी दिवस, इसकी भी चर्चा हमने किया था। 12 जनवरी आज है राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 जनवरी लोहड़ी, 14 जनवरी मकर संक्रांति होता है। इस दिन पोंगल और माघ बिहू खेला जाता है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 18 जनवरी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, और 24 जनवरी के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस दोनों हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है और भारत के लिए। 27 जनवरी राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस, 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उसे हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस। उसके बाद 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होता है उस दिन। 24 जनवरी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी आपको याद ही है, और यहाँ 30 जनवरी शहीद दिवस। तो हमने दिवस को देखा। आइए अब आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक महान हिंदू सन्यासी व दार्शनिक थे।
उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त एवं उनके माता के नाम भुवनेश्वर देवी। उनका निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, उनके द्वारा स्थापित बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हो गया। आइए तो कुछ देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट किए कब। यहाँ से देखते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिए 1879 में। 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिए। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट किए जो उनके गुरु भी बने और 1886 में बराहनगर मठ की स्थापना किए। अगर महत्वपूर्ण क्रांति की बात कर ले तो संगीत कल्पतरु 1887 में, कर्मयोग राज और राजयोग 1896 में और ज्ञान योग 1899 में। 1884 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया। 11 सितंबर 1893 में धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिए। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हुए। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना किए और 22 फरवरी 1900 को सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना की। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि थीम क्या रहा, तो युवाओं का सशक्तिकरण, विकसित भारत की नींव। तो युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? युवाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत का नींव। विकसित भारत की नींव आप याद रखेंगे, युवाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत की नींव होगी। ये 2026 का थीम रहा। आइए देखते हैं आगे भी। जैसे कि आपको बताएं कि उनका जन्म, उनके पिता का नाम, माता के नाम भुवनेश्वरी देवी, बचपन का नाम और उनके गुरु का नाम, ये सब आपने जान लिया है। तो चलिए अब हम स्वामी जी के बारे में जानते हैं। कि महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863, ये याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद संत रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपने देख लिया। वह वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया को परिचय कराने वाली प्रमुख हस्ती थे। उन्हें 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को दुनिया के प्रमुख धर्मों में स्थान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। शिकागो में दिया था यादगार भाषण। विवेकानंद को 1893 मतलब 1863 का उनका जन्म है और 30 साल की उम्र में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण की वजह से सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। दुनिया भर में धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में जब विवेकानंद जी ने अमेरिकी भाई बहनों और भाइयों के साथ जो संबोधन शुरू किया, तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो की आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में कई मिनट तक तालियां बजती रह गई। इस धर्म संसद में उन्होंने जिस अंदाज में हिंदू का धर्म का परिचय दुनिया को कराया, उससे वे पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध हो गए। रामकृष्ण परमहंस थे विवेकानंद के गुरु। स्वामी विवेकानंद का जन्म तो आपको पता है कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। बचपन में उनका सुझाव अध्यात्म की ओर था। 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। वही उनके गुरु बन गए।
अपने गुरु रामकृष्ण से प्रभावित होकर उन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पर 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। तो ये यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? 1897 कहाँ? कोलकाता में। इनके एक साल के बाद उन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना किया। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुआ? एक साल की बात। कब? 1898 में। कहाँ? गंगा नदी के किनारे बेलूर में। तो कोलकाता में किए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और रामकृष्ण मठ की स्थापना 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में किए। 4 जुलाई 1902 को महज उनका 39 वर्ष की अल्पायु में विवेकानंद का बेलूर मठ में निधन हो गया। चलिए अब देखते हैं हम कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है उनका जन्मदिन। 1884 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। 1985 से हर वर्ष 1984 में ये ऐलान किया गया, और 1985 से हर वर्ष विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद एक सच्चे कर्मयोगी और उन्हें इस देश के युवाओं पर पूरा भरोसा था। उनका दृढ़ विश्वास था कि युवा अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और अध्यात्म शक्ति के माध्यम से भारत का भाग्य बदल सकते हैं। युवाओं के लिए उनका संदेश था, मैं चाहता हूं कि लोहे की मांसपेशियां और स्टील की नसें हो, जिसके अंदर वैसा ही दिमाग रहता है जिससे वज्र बनता है। ये किनका कथन है कि मैं चाहता हूँ लोहे की मांसपेशियां और स्टील की नसें हो, जिसके अंदर वैसा ही दिमाग रहता है जिससे वज्र बनता है ना। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इस तरह के संदेश के माध्यम से उन्होंने युवाओं को बुनियादी मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की। आइए आगे हम एक उनके जीवन से एक शिक्षा लेंगे। क्या? तो आप इस कहानी को देख सकते हैं, नारी की सम्मान के लेकर के। तो स्वामी विवेकानंद जी का जब प्रख्याति देश विदेश में हो गया, तो उन्होंने एक समारोह में जब भाषण दे रहे थे, तो उनके भाषण से एक महिला काफ़ी प्रभावित हुई, और भाषण के अंत में स्वामी जी के पास जाकर के वो स्वामी जी से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही मुझे सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति हो। तो स्वामी जी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला शादी कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और मेरे जैसा आपको पुत्र भी मिल जाएगा। तो इससे मुझे सीख क्या लेना है इस कहानी से? शिक्षा कि स्वामी विवेकानंद ने इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थितियों में नारी का सम्मान करता है। तो इस बात को अपने जीवन में उतारेंगे। चलिए, तो इसके साथ हम 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे आपको राष्ट्रीय युवा दिवस से परिचय कराने की प्रयास किए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ जानकारी देने की प्रयास किए, साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण जनवरी की दिवस था उसे भी हम रिवीजन कराने की प्रयास किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ है कि इसरो ने PSLV C62 यानी C62 रॉकेट से अन्वेषण सैटेलाइट लॉन्च किया। अन्वेषा जो 6000 किलोमीटर की ऊंचाई से झाड़ी में छिपे दुश्मन का फोटो ले सकेगा, और 2026 का ये पहला मिशन होगा। तो 2026 का पहला मिशन कौन होगा? अन्वेषा सैटेलाइट किससे लॉन्च किया गया? PSLV C62 PSLV C62 62 हो। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
जिसको ध्रुव पे भेजा जाता है, पोलर मतलब ध्रुव, जिस रॉकेट से ध्रुव के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो ये हम आपको 11 जनवरी को भी पढ़ाए थे। इससे संबंधित चीज़ें अगर आपने 11 जनवरी के DNA सेशन को नहीं देखा है तो आप जा कर के 11 जनवरी के DNA सेशन को देखेंगे। इसी प्लेलिस्ट में जनवरी DNA की सेशन के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, है ना, आज की सुबह, आज मतलब कब, 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष धवन केंद्र से साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च करेगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C62 के माध्यम से। यह PSLV की 64वीं उड़ान होगी। इस मिशन में कुल 15 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाएगा। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना, EOS-N1 कौन होगा, EOS-N1, EOS का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब अर्थ को वो ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि पृथ्वी को। अन्वेषा मुख्य है, जिसे धरती के करीब 6000 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सीक्वेंस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अन्वेषा उन्नत इमर्जिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई मतलब खुफिया सैटेलाइट है। यह धरती में कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद भी झाड़ी जंगल और बंकरों में छिपे दुश्मनों की तस्वीरें खींच सकता है और इसका इस्तेमाल निगरानी से जुड़े कामों में किया जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं कि ये पृथ्वी की कैसे फोटो खींचेगा। तो ये प्रकाश के 100 से ज़्यादा रंगों को डिटेक्ट कर सकता है अपने अंदर। कौन, EOS-N1 यानी अन्वेषा सैटेलाइट को कौन बनाया होगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से है तो DRDO। भैया DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 600 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट SOS में तैनाती होगी। अन्वेषा एक निश्चित समय के लिए धरती के एक पॉइंट से गुजरेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के जरिए सैकड़ों लाइट्स बैंड यानी प्रकाश के तरंगों को देखा जा सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कौन सा है, EOS-N1 सैटेलाइट है जो सैकड़ों तरंगे भेज करके प्रकाश को डिटेक्ट कर रहा है और पृथ्वी पर हो रही घटनाओं का जानकारी प्राप्त कर रहा है। धरती पर मौजूद किसी भी चीज़ का कलर डिटेक्ट करके उससे सिग्नल भेजेगा। बॉर्डर की एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल, छिपे हुए सैनिक का कोई छोटी सी चीज़ देखी जा सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ये डिफेंस के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा, है ना। सैटेलाइट का इस्तेमाल जंगल, माइनिंग, निगरानी, ग्रीन हाउस जैसे गैसों का उत्सर्जन को मापने के कामों में होता है। असल में ये सेनाओं के लिए एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता है। सेना का टैंक किसी इलाके से गुजर सकता है या नहीं, ये जानने के लिए HRS के जरिए उसके इलाके में मिट्टी का टाइप डिटेक्ट किया जा सकता है। बताइए, सेना का टैंक भी किसी एरिया से गुजर सकता है कि नहीं, वहाँ से मिट्टी के टाइप को वो डिटेक्ट करके बता देगा। अगर कहीं रेगिस्तानी या चिपचिपी मिट्टी है तो यह पहले से ही बता देगी। अक्सर जंगल के इलाकों में पेड़ पौधे के पीछे दुश्मनों को छिपना आसान हो जाता है। किसी झाड़ी में दुश्मन सेना का कोई जवान या नदी के पानी के नीचे कोई हथियार छिपा है तो HRS तकनीक आप नाम याद रखेंगे, क्या है, HRS तकनीक के माध्यम से उसका पता लगा लिया जाएगा। 3D इमेजिंग के जरिए जंगल के दौरान HRS के डेटा और तस्वीर का इस्तेमाल करके सिमुलेशन बनाए जा सकते हैं। सेना के लिए सही रूट्स और दुश्मन का परफॉर्म भी इससे देखा जा सकता है। आइए यहाँ देखते हैं कि अन्वेषण कैसे करेगा। तो HRS तकनीक के जरिए अन्वेषा सैटेलाइट विजिबल स्पेक्ट्रम के बारीक रंगों जैसे इंफ्रारेड लाइट को मिलाकर 100 से ज़्यादा रंग को डिटेक्ट कर सकता है। हमारी आंख सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के 7 रंगों को ही देख सकता है, जबकि ये 100 से अधिक रंगों को।
तो जो विजिबल लाइट है इनविजिबल को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब तक 6 देश जो है HYSIS सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। कौन कौन देश? तो भारत के अलावा अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इटली और अपना बगल के पड़ोसी जो कुत्ते की आकार की है, आप लोग समझ गए होंगे, वो पाकिस्तान हाइपर स्पेक्ट्रल लॉन्च कर चुके हैं ना। भारत इससे पहले 29 नवंबर 2018 को अपनी पहली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की थी। HYSIS नाम के इस सैटेलाइट का वजन 380 किलो था। हालांकि 55 स्पेक्ट्रल बैंड्स में रोशनी को डिटेक्ट कर सकता था। अन्वेषा HIS का अपग्रेडेड वर्जन है और इसकी हाइपर स्पेक्ट्रल क्षमता भी उससे ज़्यादा है। चलिए ये PSLV की 64वीं उड़ान कैसी थी, इसमें देखते हैं कि PSLV अब तक 63 सफल उड़ानों पर पूरी कर चुका है। इसके जरिए चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन और आदित्य L1। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 को हमने कल ही विस्तार से कवर किया है, मतलब 11 जनवरी के DNA की सेशन में विस्तार से कवर किया गया है। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं, अब तक उससे वंचित रहे हैं, तो कृपया आप उस महत्वपूर्ण सेशन से वंचित ना हो, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के 11 जनवरी के हुए सेशन को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि PSLV का पिछला मिशन PSLV C61 था, यानी C61 था, जो 18 मई 2025 को EOS 9 सैटेलाइट से लॉन्च किया गया। हालांकि तीसरे स्टेज में आई तकनीकी समस्या के कारण यह मिशन पूरा नहीं हो सका। तो जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि PSLV C61 EOS N1 भेज रहा है। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से, है ना। यहाँ भी एक मिल जाएगा आपको, तो आप इसे रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि इसरो के आगामी मिशन क्या है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब अपेक्षित लॉन्च है, जो 28 से 35 के बीच होगा। एक नियोजित स्टेशन जिसका नाम, मतलब ये लगभग 2040 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। ये पृथ्वी के लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्रा 15 से 20 दिनों तक लोग कर सकेंगे। अंतरिक्ष यात्री चंद्रयान 4 2027-28 के लिए चंद्रयान श्रृंखला का चौथा चरण, जिसमें मॉड्यूल भी शामिल होगा। इसका लक्ष्य चंद्रमा से पहुंचकर नमूने को लेकर पृथ्वी पर आना है। गगनयान 2027 में भेजा जाएगा। 3 सदस्यों चालक की दल 3 दिनों के लिए मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में जाएंगे। शुक्रयान 1 2028 में शुक्र ग्रह की अध्ययन के लिए ऑर्बिटर मिशन भेजा जाएगा। और लुपेक्स मिशन 2027-28 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन होगा। कौन? लुपेक्स। और मंगलयान 2 2030 में मंगल ग्रहों के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर भी भेजा जाएगा। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि 2025 में इसरो के प्रमुख मिशन, है ना, CMS-3, ये कब हुआ? 2 नवंबर 2025 को। किससे लॉन्च हुआ? प्रक्षेपण यान क्या है? LVM-3M5। तो CMS-3 भारत के सबसे भारी, मतलब 4410 किलोग्राम के संचार उपग्रह है, जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान, कौन? PBM-3M5 से लॉन्च किया गया, है ना। निसार, है ना, ये 30 जुलाई 2025 को। किससे? तो GSLV F-16 से। नासा इसरो सिंथेटिक अपेक्चर रडार निसार, इसमें नासा और इसरो का संयुक्त परियोजना है। एक्जिम 4 25 जुलाई 2025 को फाल्कन 9 से। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत पेलोड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच करना, और इससे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। EOS 9 18 मई 2025 को PSLV C61 से, है ना। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या के कारण ये पूरे नहीं हो सका। और NVS-2
19 जनवरी 2025 को GSLV F-15 से यह इसरो का 100वां मिशन था। तो इसरो का 100वां मिशन कौन था, आप इसे याद रखेंगे। और भेजा गया 29 जनवरी 2025 को NVS-2 किससे भेजा गया भैया, तो GSLV F-15 से। GSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए, अगर हम बार बार इसरो आता है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है और आगे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कंटेंट लगाए हैं। हालांकि वो घटना तो दिसंबर की है, लेकिन कवर करना ज़रूरी था, मिल गया तो हम सोचे कि कवर ही कर देते हैं। तो थोड़ी इसरो के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसरो एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसमें 17,000 लोग काम करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म फिर से एक बार बता दें हम आपको, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति रखा गया था। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के सहयोग से छोड़ा था। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। 7 जून 1969 है और 79 को भारत ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर छोड़ा। इसका वजन 442 kg था। पहली बार पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। भारत में निर्मित पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को छोड़ा गया। 2014 में GSET-14 और GSLV-D5 लॉन्च किया गया। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन था। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान-1 और 24 सितंबर 2014 को मंगल-1 भेजा। मंगल पर एक बार में ही पहुंचने वाला पहला देश बन गया। और चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसके 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद चंद्रयान-3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई। तो इस प्रकार से हमने इसरो को देखा है। तो फाइनली अब हमने दूसरा क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या था, EOS-N1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, अन्वेष। और ये किससे लॉन्च किया गया है, तो PSLV-C62 से लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, तो 12 जनवरी 2026। इसका काम क्या है, तो इन्वेंशन करना, निगरानी रखना, है ना, ये सारे काम हैं। चलिए, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 3 पे, तीसरा न्यूज़ पे। तीसरा न्यूज़ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है और इसीलिए हमने इसे लगले ही मतलब तुरंत जस्ट बाद ही रख दिए हैं। चलिए, तो तीसरा को स्टार्ट करते हैं। आज कम ही न्यूज़ मिल पाया है, 5 ही न्यूज़ है, लेकिन उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंटेंट की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसरो ने 6100 किलो का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारत से भेजा गया वह सबसे भारी उपग्रह है। अभी तक सबसे भारी कौन था, 4410 kg वाला, जो आपने पहले देखा है। अब 6100 kg का सैटेलाइट भी भेज दिया, है ना। इससे धरती पर आप कहीं से भी वीडियो कॉल कर सकेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से एकदम जूम आउट पे बात कर सकेंगे, व्हाट्सएप से बात कर। चलो, ये तो खैर मजाक की बात था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने बुधवार को ये भेजा गया। कब, तो 24 दिसंबर को ही, 24 दिसंबर 2025 को ही, 24 दिसंबर 2025 को ही GBM-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, तो ये सैटेलाइट कौन सा है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है। और किससे लॉन्च किया गया, तो
LVM-3M6 100 किलोग्राम वजनी ब्लूमबर्ड भारत को लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इसरो का चेयरमैन कौन है? वी नारायण कहते हैं कि देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बताया इन्हें और नवंबर में लॉन्च किया गया LVM-3M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 करीब 4400 किलोग्राम का था जी। इसे जियो क्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जिसे LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका वजन 6 से 7 टन है। टन समझ रहे हैं ना? यह भारत का सबसे भारी उपग्रह व्हीकल है। किसका? इसका रॉकेट का वजन है उतना टन। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्टास जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेकुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पहुंचाना है। तो आप और भी तेज़ी से इंटरनेट को यूज कर सकेंगे, या आप समुंदर में हो या पहाड़ पे हो या पठार पे हो, कहीं भी अब वो इंटरनेट लेने के लिए टावर पे निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को जिस LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया है उनका वजन 64 टन है। यह भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। इसे तो आप पढ़ लिए हैं। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी बिना टावर 4G 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, इमेजिंग, स्ट्रीमिंग डेटा की संभावनाएं उपलब्ध होगी। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित SAT स्पेस बाइल के बीच हुए एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है। न्यू स्पेस इंडिया इसरो का कमर्शियल ब्रांच है। तो ये इसके बीच का है मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ये अमेरिकी स्थित SAT स्पेस मोबाइल का दोनों का एक संयुक्त मिशन है। अब ये कैसे काम करेगा? तो सैटेलाइट को धरती की निगरानी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, है ना, तैनात किया जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचते ही इनका बड़ा और शक्तिशाली एंटीना खुलता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एंटीना खुल जाने के सीधे सामान्य 4G 5G फ़ोन को सिग्नल से जुड़ता है। मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट को टावर समझकर सिग्नल भेजता है और सैटेलाइट सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है। ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ता है। कॉल, मैसेज और डेटा सामान्य नेटवर्क की तरह प्रोसेस होते हैं। नेटवर्क का जवाब सैटेलाइट के जरिए फ़ोन तक पहुंचता है। बिना मोबाइल टावर के भी कॉल, SMS और इंटरनेट संभव है। फ़ोन या सिम के किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जहां टावर नहीं है वहां इंटरनेट सीधे सैटेलाइट से पहुंचेगा। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और समुद्र में भी कनेक्टिविटी बनाएगा। आपदा के समय भी संचार बना रहेगा और ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आइए तो हम देखते हैं कि ये LVM-3 से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। यह तीसरा कमर्शियल विमान था चंद्रयान 3। LVM-3M6 से GSLV Mark 2 भी इसे कहा जाता है। इसरो का तीसरा चरणीय रॉकेट है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है जिसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर से विकसित किया गया है। रॉकेट में लिफ्ट ऑफ के लिए 2 S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगाए गए हैं जिन्हें तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से तैयार किया गया है। यह LVM-3 की 9वीं उड़ान और ब्लू ब्लॉक 2 सैटेलाइट के लिए तीसरा कमर्शियल मिशन है। इसरो के मुताबिक LVM-3 अब तक 8 लगातार सफल लॉन्च कर चुका है जिनमें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भी प्रमुख मिशन रहा है। आइए तो अब हम बहुत नाम सुन रहे हैं, इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। तो हम अब जानते हैं LVM-3M6 के बारे में, रॉकेट की खासियत क्या है। तो इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है ना। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। लिफ्ट करने के लिए S-200 सॉलिड 2 बूस्टर लगे हुए हैं। आप यहाँ 2 बूस्टर देख सकते हैं। इस सैटेलाइट ब्लूबर्ड 2 को लॉन्च किया है ना,
6100 किलोग्राम तक इसका वजन था और 600 किलोमीटर की ऑर्बिटल ऊपर इसको लॉन्च किया जाएगा। आप यहाँ भी इसके ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 के बारे में देख सकते हैं। वैसे तो हमने आपको डिटेल में पैसे पढ़ा दिया है। चलिए, तो इसके साथ सॉरी वो तो तीसरा, हाँ ये तीसरा था, यहाँ पे भी तीसरा लग चुका है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ, तो अब हम अगला देखते हैं कि ईरान में हिंसा हो रहा है। तो हिंसा हो रहा है तो मुझे क्या जरूरी है हिंसा को जानने की? हिंसा हो रहा है तो होने दो। अरे नहीं नहीं भैया, सुनो सुनो, कहीं पे अगर बहुत बड़ी हिंसा हो रही है तो जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो चर्चा में रहता है। तो वहाँ की ज्योग्राफी से रिलेटेड और अन्य हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी आएंगे, स्टेट पीसीएस, स्टेट सिविल सर्विसेज में और सेंट्रल सिविल सर्विसेज में भी आएंगे, और अन्य कई सारे एग्ज़ाम हैं जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वहाँ भी आने की संभावना बन जाता है। तो इसलिए आप भागे नहीं, इसे भी पढ़ें। ईरान हिंसा अब तक, तो ये तो आप जान गए कि ईरान में हिंसा हो रहा था। ईरान में 14 दिन के प्रदर्शन क्या हो रहा है तो 28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। ग्रैंड बाजार के व्यापारियों ने हड़ताल कर दी थी और 29 दिसंबर को प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी फैल गया। पहली बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। आप इसे देखते जाएंगे। चलिए, अपग्रेड हम लास्ट में बता देते हैं क्या है कि अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो तेहरान में अल असूद मस्जिद में आग लगाई गई, बिजली सप्लाई बंद हो गया। तो ये अपग्रेडेशन रहा, आप इसे देख लेंगे। ये बात याद रखना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। अब तक सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ तो ईरान में। तो हाँ, यहाँ का 6 जनवरी और रजा पहलवी ने पहली बार सार्वजनिक अपील की है कि लोगों को 8 जनवरी को प्रदर्शन करने को कहा। तो ये जानते हैं कि ये रजा पहलवी खलनायक कौन है। रजा पहलवी राजा पहलवी का जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था। ईरान के ही शहर हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं और पहलवी राजवंश के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी और महारानी फराह पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। ईरान के आखिरी शाह, और 1979 में ईरान इस्लामिक क्रांति में उनके पिता को सत्ता से हटा दिया और राजशाही खत्म हो गई थी। निर्वासन में अमेरिका में निर्वास होकर के अमेरिका रहने लगे और ईरान में एक सेकुलर डेमोक्रेसी देश बनाने की मांग करते हैं। अभी तक 3 किताब लिख चुके हैं। ईरान लॉ और दूसवा है ना, विड्स ऑफ रेंज, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन ईरान, और तीसरा किताब गुर्दे व जेंदे। तो रजा पहलवी के बारे में जानना जरूरी था। अब हम ईरान की थोड़ा सा जीके जान लेंगे, फिर ज्योग्राफी पे चलेंगे। ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित 1935 तक फारस पार्सियन नाम से भी जाना जाता था। ईरान की राजधानी तेहरान है ना। अब हम ये जो मैप के बारे में दिया है कि ईरान के इलाके में तुर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान, आर्मेनिया, उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान, पश्चिम में और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो हम इसे मैप में भी देखेंगे आगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हाँ जरूरी क्या हो जाता है कि इसे अभी तक फारस, पर्सिया नाम से भी जाना जाता था। कब तक? 1935 तक। इसलिए उसे उसका नाम शायद पड़ा होगा फारस की खाड़ी, है ना। कि ईरान, अभी ईरान है तो ईरान की खाड़ी ना करके उसका नाम पड़ेगा फारस की खाड़ी। अभी हम फारस की खाड़ी भी आपको दिखाएंगे, चिंता ना करें। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साइप्रस महान ने मखामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को हरा दिया। यूनानी राज के बाद इस पर पल्लवी और ससानी साम्राज्यों की नज़र रहा। अरब मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी
ईस्वी में इस क्षेत्र पर जीत हासिल की और बाद में इस्लामीकरण किया। बाद में यह इस्लाम संस्कृति और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। 1935 में तख्ता पलट ने निरंकुश शासक मोहम्मद रजा पहलवी को और ताकतवर बना दिया। उन्होंने कई सुधार कार्य किए। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद इस्लाम गणराज्य घोषित कर दिया गया। ईरान की मुख्य भाषा फारसी है, जहां ईरानियों के बाद अजरबैजानी, कुर्द और लूर सबसे बड़े जनजातीय समूह हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल, प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है। इसे सऊदी अरब और इजराइल का विरोधी माना जाता है और अमेरिका का भी हमेशा नज़र इस पर टिका हुआ है। चलिए, तो अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड मैप को हम कैसे पढ़ते हैं, तो एक बार फिर से बता देते हैं कैसे पढ़ते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ मतलब उत्तर पढ़ते हैं, नीचे की बात करें तो साउथ मतलब दक्षिण पढ़ते हैं। अगर राइट साइड की बात करें तो हम ईस्ट मतलब पूर्व पढ़ते हैं बोलते हैं, और लेफ्ट साइड की बात करें तो हम इसे वेस्ट मतलब पश्चिम बोलते हैं। तो आपने मैप को समझना शुरू कर दिया। तो चलिए, अगर हम ये देख रहे होंगे तो आप प्यारा सा भारत है। अगर हम भारत से थोड़ी सी अपनी जहाज़ को पश्चिम ले जाएं, पश्चिम दिशा की तरफ, हाँ सबसे पहले बता दें कि ये एरिया कौन सा कहलाएगा। तो इस एरिया को बोलते हैं क्या, मिडिल ईस्ट एशिया, है ना, मिडिल ईस्ट एशिया मतलब मध्य पूर्वी भारत, मध्य पूर्वी एशिया, है ना। पूर्वी एशिया तो इसे बोलेंगे, और इसे एशिया बोल रहा था तो इसे अब मध्य पूर्वी एशिया कहा जाने लगा, पहले इसे एशिया बोल रहा था। तो अगर हम इसे जूम करके चले कहाँ भैया, तो इंडियन ओशियन में है ये अपना प्यारा सा भारत, है ना। ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन के मुंबई बंदरगाह से अपनी जहाज़ को अगर हम ले चले कहाँ, तो अब आ गए अरब सागर में। ये है अरब सागर, और अरब सागर से हम जाएंगे कहाँ, फारस की खाड़ी के तरफ। तो एक देश आपको मिलेगा, वो देश लोकेटेड है ईरान। अगर हम इसे मैप को थोड़ा सा जूम करें तो आपको ऐसा मिलेगा। ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, है ना, इसे ही बोलते हैं फारस की खाड़ी। मतलब ईरान का पुराना नाम क्या है, फारस मतलब पर्शियन, है ना, पर्शियन मतलब फारिस। ये है अरबियन सी, अरब सागर। तो यहाँ तक अपना जहाज चला है। अब हम प्रवेश करते हैं गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए कहाँ आ गए, पर्शियन गल्फ में। तो हमको एक देश मिला, कौन सा, ईरान। अगर ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान। तो ईरान कहाँ से सीमा साझा करता है, गल्फ ऑफ ओमान से और पर्शियन गल्फ से, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। अगर हम इससे आसपास की देश की बात करें तो आप जैसे राइट साइड में इधर देख सकते हैं, पूरब में पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ है अजरबैजान, है ना, और दो छोटा सा देश और लगता है ना, उससे शायद यहाँ पे कवर किया जाए, हाँ हो, ये दो छोटा सा देश और है, यमन होगा शायद। और 1 सेकेंड हम आपको बता रहे हैं, आप अपना कृपया धैर्य बनाए रखें। हमारा A+G कहाँ चले गए, 1 सेकेंड आ गए। ये रे बान, हाँ तो हम कहाँ पर थे, थोड़ी देर के लिए हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, कुछ इमरजेंसी ज़रूरत आ गया था। तो हाँ, अपनी हम जहाज़ को कहाँ ले गए, मुंबई पोर्ट से अरेबियन सागर में, अरेबियन सागर से कहाँ गए, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ। इसे ओमान की खाड़ी और इसे फारस की खाड़ी बोलते हैं, क्योंकि ईरान का पुराना नाम फारस ही था।
तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। अगर ये रिपीटेशन हो रहा है तो आप दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, समझिए। यहाँ सीमा साझा करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, उसका नाम ही है कैस्पियन सागर, वो एक बड़ा सा झील है ना। और यहाँ है अजरबैजान, ये यर्मनिया, और यहाँ तुर्की। सीरिया साझा सीमा साझा नहीं करता, आप याद रखेंगे। और यह है इराक। तो आपने इस ज्योग्राफी को देखा। हाँ, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। कौन सी? भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य रेखा नहीं, कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरता है ईरान से। नहीं, सॉरी, ईरान तो यहाँ है, ईरान से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। मैं सऊदी अरब को ईरान देख लिया था। ईरान से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है ना। यहाँ अगर आप देखें तो ये एरियल सी है और इससे कैस्पियन सी सीमा साझा करता है। और अरब सागर में साथ ही साथ क्या बताए थे आपको? गल्फ ऑफ ओमान है, मतलब वो ये है ओमान की खाड़ी और ये फारस की खाड़ी, और ये सारी देश हमने आपको बता दिया। आइए देखते हैं। चलिए, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो जैसे कि आपने देखा क्या, तो गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है, ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी। इसके हम बोलते हैं स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, है ना। इससे हम बोलते हैं क्या? स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज क्यों बोलते हैं? उसका हिंदी क्या होगा? तो ये स्ट्रीट है हॉर्मुज का। यहाँ देखिए कैस्पियन सी है, और ये है गार्जोरस माउंटेन। गार्जोरस माउंटेन कहाँ पड़ता है? ईरान में। और ये है लेक, कौन? तबरीज लेक, और ये तेहरान उसकी राजधानी हो गया। आइए हम अब इसके भौगोलिक विशेषताएं पे कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं पे बात करते हैं। कुछ भौगोलिक विशेषताएं इस प्रकार के प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं में पर्वत श्रृंखला की बात करें तो गार्जोस पर्वत आपने देखा है, देश की पश्चिमी किनारे पर स्थित। इनकी चोटियाँ 3000 मीटर से अधिक ऊंची है और घाटियाँ बनाती है जहाँ बस्तियाँ है ना। एलबुर्ज पर्वत उत्तर में है। ये कौन सा पर्वत है? गार्जोस पर्वत। ये है गार्जोस पर्वत, कहाँ? पश्चिम में। और उत्तर की बात करें तो ये है एलबुर्ज पर्वत, जिसे देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट दमावंद, जो एक ज्वालामुखी में मौजूद है। अगर हम पठार की बात करें तो मध्य पठार देश के केंद्र में स्थित इसके पूर्वी भाग में 2 बड़े नमक रेगिस्तान हैं। ये कौन सी? तो दास्त ई लट, डेजर्ट ई लट रेगिस्तान है। दस्त ए लूत, हाँ ये है दस्त ए लूत, और दस्त ए काबीर। दस्त ए काबीर कहाँ है? हाँ, दस्त ए काबीर। ये 2 रेगिस्तान हैं। ये मध्य पठार के पूर्वी हिस्से में स्थित विशाल खाड़े रेगिस्तान है जो लगभग निर्जल है। तटीय मैदान की बात करें तो कैस्पियर तटीय मैदान उत्तर में, यह लंबा संकीर्ण और जहाँ काफ़ी वर्षा होती है, इसमें घने मैदान भी है। ये है कैस्पियन के मैदान। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तट दक्षिण में है, यहाँ भी तटीय क्षेत्र है। झील और नदी की बात करें तो उर्मिया झील एक खड़े पानी के झील है जो सूखने के कारण सिकुड़ गई है, लेकिन बारिश में थोड़ी बहाल हुई है। नदियाँ की बात करें तो रूह ए गज और रूह ए हारा नदियाँ आंध्र भूमि बनाती है। जलवायु की बात करें तो ईरान में विभिन्न प्रकार की जलवायु उत्तर पश्चिम में ठंडी सर्दी शुष्क गर्मी में होती है, जबकि दक्षिण में गर्मी बहुत गर्म और आर्द्र होती है। कैस्पियन तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि मध्य पठार पर बहुत कम। वनस्पति और जीव की बात करें तो वनस्पति स्थलीकृत और जल
आपूर्ति पर निर्भर करती है, जिसे कैस्पियन क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले जंगल और जाग्रोस में झाड़ियाँ शामिल हैं। वन्य जीव में एशियाई चीते, फारसी तेंदुए, भेड़िए और विभिन्न प्रकार के पक्षी और सरीसृप शामिल हैं। आइए, तो इस प्रकार से हमने चौथा न्यूज़ को भी कवर किया। ये है पांचवा न्यूज़, और ये न्यूज़ के क्रम डालने में गलती हो गई है। पांचवा न्यूज़ भी देखते हैं क्या है। टेनिस सवालेका ने जीता, टेनिस जीता कौन? सवालेका ने जीता करियर का 42वां खिताब। तो दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी आरियाना सवालेंका ने यह नए साल की शुरुआत में खिताबी जीत के साथ की है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में फाइनल में उन्होंने यूक्रेन को हराकर सीधे जीत हासिल कर लिया है। तो आप इतना याद रखेंगे, कौन? सवालेका दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है, और ये कौन सा इंटरनेशनल में? ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा न्यूज़ की तरफ। पांचवा न्यूज़ क्या है कि मचाडो के सुझाव पर नोबेल संस्थान ने कहा कि पुरस्कार हस्तांतरित किए नहीं जा सकता। तो भैया इसमें मुद्दा क्या है कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला है शांति का? तो मरिया कोरिना मचाडो, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये वेनेजुएला की रहने वाली है। तो इन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार मुझे न दे करके किसे मिलना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को। ये थोड़ा हंसी की पात्र वाली बात भी बोल दी है। तो इसी से रिलेटेड हमने सारे नोबेल पुरस्कार को रिवीजन करेंगे। चलिए, नोबेल पुरस्कार 2025। अगर नोबेल पुरस्कार 2025 की हम बात करें तो ऐतिहासिक संदर्भ, नोबेल पुरस्कार का नामकरण अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किया गया। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, है ना। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और 25 नवंबर 1867 को इनका पेटेंट ले लिया। लेट पुस्तक लिखे लेट डाउन योर आर्म्स, और 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हो गया। और अपनी वसीयत के माध्यम से नोबेल ने अपनी संपत्ति के 94% हिस्सा की जांच अलग अलग पुरस्कार पर देने का प्रावधान किया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो डायनामाइट को आविष्कार तो कर लिए, लेकिन उनको लगा कि अब इससे विनाश होगा, है ना। तो उसने कहा कि हमारे संपत्ति की 94% हिस्सा से क्या अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाएं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम करने वालों को। नोबेल पुरस्कार कौन जारी करता है? तो फाउंडेशन। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन बना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को लोरेंट कहा जाता है। सन 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। 1969 से मिलने लगा, 68 में घोषणा हुआ तो। और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को शांति पुरस्कार फ्रेडरिक पैसी और स्विस जीन हेनरी ड्रेंट को दिया गया। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, और 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार का वितरण तो शांति का कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे के संसद द्वारा। रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन द्वारा, और बाकी सारे स्वीडन द्वारा ही दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि बाकी सभी कौन देता है? स्वीडन, और शांति को कौन देता है? नॉर्वे। आइए, तो इस बार के हम नोबेल पुरस्कार देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025। भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेड और जॉन एम मार्टिनिस। जॉन क्लार्क कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। मिशेल ए डार्विस कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। और जॉन एम मार्टिनिस कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। किस लिए मिला? तो विद्युत परिपंथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टर्निंग और
क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार जैसे कि आपको अभी हम बताए हैं, मरिया कोरिना मचाडो को, महिला है, कहाँ की रहने वाली है, वेनेजुएला की रहने वाली है और वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही को लोकतंत्र की ओर शांति में बदलने लाने के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो लासजलो क्रासजनहोराइकाई, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हंगरी के। किसके लिए? तो उनके प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए। और विशेषता क्या है कि वे कठिन और जटिल शैली में रचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः उत्तर आधुनिक डायस्टोपियन एवं विषाद उपन्यासों के रूप में वर्णित किया जाता है। अब हम आगे देखिए, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र बचा है। रसायन में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? सुसुम कितागावा और रिचर्ड रॉबसन, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और सुसुम कितागावा जापान की, और उमर एम यागी, ये सऊदी अमेरिकन है। किसकी खोज के लिए? तो धातु कार्मिक ढांचों के विकास और उनकी अग्रणी योगदान के लिए। चिकित्सा में किसे मिला? तो मैरी ई ब्रॉक, ये अमेरिकी महिला है। रैमउले, ये अमेरिका की है। और शिमोज सकागुची, ये जापान के रहने वाले हैं। किस कार्य के लिए? तो पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए। इसने खोजा कि शरीर में शक्तिशाली ह्यूमन सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना कर सके। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है। जोएल मोकिर, कहाँ के रहने वाले? नीदरलैंड के। फिलिप अधियन, पेरिस के। और पीटर हार्विट, कनाडा के। किसके लिए? नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। इनमें उन्होंने यह समझा कि समाज के विकास को बनाए रखने के लिए ठहराव का किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए। आगे हम भारतीय मूल को देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय रहे। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय थे। सीवी रमन को 1930 में दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला। और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम अंतिम दिशा देने जा रहे हैं। तो जैसे हर रोज़ हमने देखते हैं कि सेशन के लास्ट में आज का 5 क्वेश्चन जो कल के न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट किसे मिला, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन, इसरो द्वारा मौसम से जुड़ी घटनाओं की सौर तूफान का अध्ययन के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है। और आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये L1 है। ब्रिक्स 2026 समिट कहाँ आयोजित होगा? और EOS-1 सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ? तो ये आज भी हम पढ़ाए हैं। चलिए, कल के प्रश्नों का उत्तर को देखते हैं। तो कल के प्रश्नों के उत्तर में है कि 58वां सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ? 10 बच्चों ने प्रश्न देने का प्रयास किया, जिसमें केवल 30% बच्चे ही ने सही जवाब दे पाया। काजीपेट तेलंगाना में होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि PM मातृ वंदना योजना क्या है? 11 बच्चों ने आंसर दिया और आधा से अधिक बच्चों ने सही आंसर दिया। तो ये योजना है गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। 56% बच्चों ने सही दिया, 9% बच्चों ने अटेम्प्ट किया। और कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला सीपेक क्या है? तो यह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये चाइना पाकिस्तान दोनों से जुड़ा हुआ है। 67% बच्चों ने सही आंसर दिया, 9 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और इसका सही आंसर है दोनों। अगला है कि भारत में वैश्विक आर्थिक मंच की वाणिज्यिक बैठक 18 से 24 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 18 से 24 जनवरी तक कहाँ चलने वाली है? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में चलेगी। चलिए, आज की सूचना में हम देखते हैं कि सूचना क्या है कि ये है अक्टूबर की न्यूज़पेपर, ये नवंबर और ये दिसंबर के हैं। आप यहाँ
से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसे स्कैन करके या सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम पे सर्च करके आप यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे इसे देख ही रहे हैं। तो चलिए, आज हमने इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और जो भी आज का न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उसे हमने देखने का प्रयास किया। फिर मिलेंगे किसी अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें एवं स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी को अपने जीवन में उतारने की अवश्य प्रयास करें। तो जय हिंद।